तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में एक जगह है अलीगढ़, और मैं बात कर रहा हूं साल 2012 की। इसी उत्तर प्रदेश के इसी अलीगढ़ में एक शख्स जिसका नाम है राकेश, लगभग 20-22 साल इसकी उम्र थी। इसके पिता पुलिस महकमे से रिटायर हुए थे, पुलिस में एक ठीक ठाक रैंक पे थे, घर में पैसे भी थे, चारों तरफ रुतबा भी था। राकेश भी धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद फिर इसकी शादी देखी जाती है और साल 2012 में रत्नेश नाम की लड़की से इसकी शादी हो जाती है। अब शादी होती है, शादी होने के बाद फिर रत्नेश और उसके पति राकेश परिवार में ठीक ठाक तरीके से रह रहे हैं। दोनों में काफ़ी प्रेम था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और साल 2015 आते आते इन दोनों के 2 बच्चे हो जाते हैं। एक बेटी जिसका नाम था अवंती और एक बेटा जिसका नाम था अर्पित। अब वक्त गुजरता जा रहा था, धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे। तो फिर राकेश के जो पिता थे बनवारी लाल, उनको लगता है कि गांव में अब उस हिसाब से न सुविधाएं हैं न उस हिसाब से अच्छे स्कूल हैं। तो एक काम करते हैं, परिवार को लेके कहीं और चलते हैं ताकि जो नाती पोते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके, और रिटायर हुआ हूँ, पैसे वगैरह ठीक ठाक मिले हैं तो फिर उनका भी कहीं यूज हो जाए। अब इस बारे में फिर अपने बेटे राकेश से चर्चा करते हैं। राकेश भी कहता है कि ठीक है पिताजी, यहाँ से जहाँ आप कहें वहाँ चलते हैं, बच्चों की भविष्य की बात है। इसीलिए अब ये सारे लोग मिलजुल के फैसला करते हैं कि अब घर छोड़ के चलते हैं नोएडा। नोएडा दिल्ली के करीब भी है तो अच्छी खासी पढ़ाई भी वहाँ पे हो जाएगी, स्कूलिंग भी अच्छी खासी हो जाएगी, जॉब वगैरह भी अगर कोई करना चाहेगा तो नोएडा में वैसे भी जॉब अच्छी खासी मिल जाती है। इसलिए अब सारे लोग पूरे परिवार समेत पहुंच जाते हैं नोएडा में। एक थाना लगता है बिसरख थाना, और इसी बिसरख थाने में एक कॉलोनी है पंच विहार कॉलोनी। पैसे की कोई कमी थी नहीं तो बाकायदा पंच विहार कॉलोनी में एक पूरा मकान ये लोग खरीदते हैं। खरीदने के बाद फिर वहीं रहने लगते हैं। अब फिर जैसे जिसका मन होता है वो वैसे उसी हिसाब से रहता है। कभी जो बनवारी थे और बाकी जो लोग थे वो अलीगढ़ आ जाते और वहाँ पे अकेले ये राकेश और उसकी पत्नी और उसके बच्चे रहते। कभी सारे लोग वहीं रहते। अब ये चीज़ें ठीक ठाक तरीके से चलती रही, बच्चे भी बड़े होते गए। इधर जो राकेश था वो भी एक जगह नौकरी करने लगता है, पिता भी रिटायर हुए थे, वहाँ से भी पैसे, राकेश भी अब पैसे ही कमा रहा। तो सारी सुख सुविधाएँ थी, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। जो पत्नी रत्नेश थी वो भी एकदम खुश रह रही थी। लेकिन इसी बीच साल गुजरते गुजरते पहुँच जाता है साल 2018 पे। शादी के 6 साल हो चुके थे, बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे। और इसी बीच फरवरी महीने में 14-15 तारीख को, 14 तारीख की रात को, जब ये राकेश नौकरी से अपने लौटता है, अपनी जॉब से लौटता है, जब इसकी छुट्टी होती है तो घर पे आके देखता है कि घर पे ना तो उसकी पत्नी है ना ही उसके बच्चे हैं। अब इसे लगा कि हो सकता है बच्चे कहीं जिद कर रहे हो तो कहीं चले गए हों, माँ उनको लेके कहीं घूमने चली गई होगी। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं था। फिर भी ये फ़ोन वगैरह करता है, लेकिन जब फ़ोन नहीं लगता तो अब राकेश के मन में कहीं ना कहीं घबराहट होती है। अब इस बारे में वो अपने पिता को बताता है, अपने बड़े भाई को बताता है। अब सारे लोग भागे भागे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फिर खोजबीन शुरू होती है। राकेश का पिता बनवारी लाल कहता है कि एक काम करो, अपने ससुराल पूछ लो फ़ोन करके कि रत्नेश अपने मायके तो नहीं चली गई। इसके बाद फिर राकेश फ़ोन करके पूछता है कि क्या वहाँ पर रत्नेश गई है। अब रत्नेश के जो पिता मोतीलाल थे, जब ये बात सुनते हैं कि रत्नेश घर से कहीं निकली है और दामाद ऐसे पूछ रहा कि घर पे तो नहीं आ गई आपके, तो ज़रूर दाल में कुछ काला। अब फ़ौरन मोतीलाल भी भाग के वहाँ पे पहुँचता है। पहुँचने के बाद पूछता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सारे लोग सिलसिलेवार तरीके से सारी बातें बताते हैं, और बताने के बाद फिर अब मोतीलाल कुछ समझता कुछ बूझता इससे पहले अब बनवारी कहता है कि आपकी जो लड़की है वो कहीं भाग गई और मेरे दोनों नाती पोतों को लेके भी भाग गई। अब ये बात जैसे ही मोतीलाल सुनता है तो उसका भी गुस्सा सातवें आसमान पे। मोतीलाल फौरन कहता है कि मेरी बेटी भागी नहीं है, तुम्हें लोग कुछ किए होंगे। और इसी गुस्से में फिर मोतीलाल उठता है। उठने के बाद थाने जाता है। जाने के बाद FIR दर्ज कर देता है कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने, यानी बेटी के जो पति थे राकेश और उनके जो ससुर थे बनवारी और बाकी घर वालों ने गायब कर दिया। और पुलिस भी जब इस मामले को सुनती है तो आमतौर पे अक्सर ऐसा होता है कि लड़की कहीं गायब हुई तो जो लड़की पक्ष वाले होते हैं फ़ौरन ससुराल वालों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है।
तो पुलिस वाले भी कागज़ पे नोट कर लेते हैं और फिर पूछते हैं कि उम्र वगैरह क्या थी। जब उम्र वगैरह पुलिस वालों को बताया जाता है तो फिर पुलिस वालों के दिमाग में कुछ अलग ही चीज़ आती है और फिर उन्हें लगता है कि ये लड़की जो है कहीं भाग गई होगी, फालतू ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर भी अब जांच पड़ताल करनी थी तो पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू करते हैं। और चूँकि जो मोतीलाल थे उन्होंने अपनी बेटी के गायब होने में उसके पति राकेश को और उसके ससुर बनवारी को और बाकी लोगों को नामजद किया था, तो फिर पुलिस वाले राकेश को और बनवारी को बार बार बुला रहे थे, बार बार पूछताछ कर रहे थे। देखते ही देखते महीने बीत गए। ना ही अब राकेश कुछ बता पा रहा था, ना ही बनवारी पुलिस वालों के आगे कुछ बोल रहा था। और इधर जो रत्नेश और दो बच्चे जो थे अवंती और अर्पित, ना उनका कुछ पता चल रहा। महीने बीत गए, देखते देखते 2-3 महीने बीत गए। पुलिस वाले लगातार पूछताछ कर रहे हैं, पुलिस वाले लगातार छानबीन कर रहे हैं, लेकिन सारी पूछताछ में, सारी छानबीन में ना ही कोई सबूत हाथ लग रहा था, ना ही कोई सुराग हाथ लग रहा था। बार बार जो मोतीलाल था वो कह रहा था कि अगर कुछ बता सकते हैं तो वो राकेश और उसके पिता बनवारी बता सकते हैं। इसीलिए पुलिस वाले भी एकदम अपना एक सरल तरीका पा गए थे कि जब भी कुछ करना हो तो राकेश को और बनवारी को बुला लो, पूछताछ कर लो। अब ये चीज़ें चलती रही। साल 2018 का पूरा बीत जाता है। फरवरी में ये घटना हुई थी, लगभग 8 महीने बीत गए। साल 2019 लग जाता है और साल 2019 भी लगभग आधा बीत जाता है। और जैसे ही साल 2019 आधा बीतता है, टोटल 1.5 साल हो गए थे इस पूरी घटनाक्रम को। पुलिस वाले भी जांच पड़ताल करके थक चुके थे। जांच पड़ताल के नाम पे महज जो औपचारिकता बची थी वो महज इतनी थी कि राकेश को बुला के थाने में पूछताछ करना, बनवारी को भी बुला के पूछताछ करना, बस यही चीज़ें लगातार चलती रही। और इसी बीच जो राकेश था वो भी अचानक से कहीं गायब। अब पहले पत्नी गायब, उसके बाद फिर पति भी गायब, बच्चे भी साथ में ही गायब हुए थे पत्नी के। अब जैसे ही राकेश गायब हुआ तो फौरन जो बनवारी था वो भी थाने में जाता है, FIR करता है, कंप्लेन कि जो राकेश है वो कहीं गायब हो गया है। अब पुलिस वाले अजब मुसीबत में कि पहले पत्नी गायब हुई, बच्चे गायब हुए, अब राकेश गायब। अब पुलिस वाले राकेश को भी खोजने बीनने की फिराक में लगते हैं, जांच पड़ताल शुरू करते हैं। और इसी बीच एक फ़ोन आता है। कासगंज में एक थाना लगता है, ढोलना थाना, और उसी ढोलना थाने में एक गांव है, मारूपुर गांव। दरअसल मारूपुर गांव में एक शख्स की लाश मिली हुई थी। लाश के ना पंजे थे, यानी हाथ को काटा गया था, ना ही पैर के पंजे थे, ना ही सर था, बस महज धड़ था और धड़ के नीचे का हिस्सा, बाकी हाथ, पाँव, सर, तीनों चीज़ें गायब। और इस लाश के पॉकेट से एक आई कार्ड निकला था और इस आई कार्ड पे राकेश नाम लिखा हुआ था और बाकायदा यहाँ नोएडा का एड्रेस। इसलिए अब इस परिवार के पास जैसे ही फ़ोन आता है तो बनवारी के बाकी जो बच्चे थे फ़ौरन भाग के कासगंज पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जैसे ही बॉडी को देखते हैं तो डील डौल से, कपड़े लत्ते से और आई कार्ड से, सारी चीज़ों से ये वही राकेश लग रहा था। और फ़ौरन पिता कहता है कि ये तो मेरा बेटा राकेश है। अब पिता, भाई, सारे लोग दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। इधर जो थाने वाले वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको किसी पे शक है, किसी ने ऐसा क्यों किया होगा, अगर आपको कुछ पता है तो आप बताइए। अब ये बात जैसे ही थाने वाले पूछते हैं तो फ़ौरन ये सारे लोग अब उसके ससुर पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, यानी मोतीलाल पे। पहले वाइफ गायब हुई यानी रत्नेश, तो मोतीलाल ने राकेश और उसके पिता पे इल्ज़ाम लगाया। अब जब राकेश का इस तरह से लाश मिला तो बनवारी लाल ने उसके ससुर मोतीलाल पे इल्ज़ाम लगाया और साथ ही कहा कि चूँकि इसकी बेटी कहीं भाग गई थी और इसे मेरे बेटे से खुन्नस थी, इसलिए इसने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। अब नामजद बाकायदा FIR और इस तरह से बर्बरता के साथ एक लाश मिलना, फ़ौरन पुलिस वाले इस मोतीलाल को और उसके बच्चों को उठाते हैं। उठाने के बाद थाने लाते हैं, पूछताछ शुरू करते हैं। अब पूछताछ जब शुरू होती है तो सारे लोग एकदम इनकार कर रहे हैं कि साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब मरने वाले का बाप सीधा सीधा बोल रहा है कि मेरे बेटे को इन्होंने ही मारा, तो फिर पुलिस भी क्या करे। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर रही है, छानबीन शुरू कर रही है। इधर इन लोगों को अंडर कस्टडी रखी हुई है कि कहीं ये लोग भाग न जाए, चूँकि जिस हिसाब से क्राइम सीन था, जिस हिसाब से ब्रूटली मर्डर हुआ था, तो अगर ये लोग क्रिमिनल हुए तो ये लोग जाहिर सी बात है बड़े जालिम और बड़े पेशेवर होंगे, तो फिर ऐसे लोगों को खुले आसमान के नीचे छोड़ना वो भी गलत होगा।
अब पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार किए हुई है, मामले की जांच कर रही है और ये लोग मोतीलाल और उनके बच्चे लगातार बस एक अपील कर रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, इस मामले की ठीक से एक बार जांच कर लीजिए। क्या पता ये लाश ही राकेश की ना हो, या फिर हो सकता है कि किसी और ने कत्ल किया हो, मुझे फंसाया जा रहा हो। लेकिन जब कोई अपराधी हो या फिर अपराधी ना भी हो, पुलिस की कस्टडी में हो और ऐसी बातें बोल रहा हो, तो पुलिस वाले बातें सुनते कहाँ हैं। धीरे धीरे साल 2019 भी पूरा बीत जाता है। अब जो मामला रत्नेश के गायब के होने का था, वो मामला राकेश के मर्डर में बदल चुका था। राकेश के मर्डर का जो मुकदमा था, बाकायदा ये दोनों पार्टियां लड़ रही थी, बाकायदा इसमें सजायाफ्ता होने की बात तक आ चुकी थी। लेकिन बार बार मोतीलाल एक ही अपील कर रहा कि साहब एक बार आप इस मामले की ठीक से जांच कर लीजिए, बस एक बार आप कुछ कड़ी कार्रवाई कर लीजिए, ठीक से जांच पड़ताल कर लीजिए। हम लोग तो आपकी गिरफ्त में हैं ही, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई असली चेहरा निकल के छूट जाए। अब साल 2020 आते आते जब लगातार यही बात, यही अपील मोतीलाल कर रहा था, तो फिर पुलिस वालों को भी लगा कि चलो ठीक है, इतना कह रहा है तो एक बार जांच पड़ताल कर ही लेते हैं। अब जांच पड़ताल करें तो करें कैसे? ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, ना लाश का कोई चेहरा था, ना कोई पंजा था, ना कोई पैर था कि फिंगरप्रिंट लेके पिता से मिलान करवा लें या फिर कुछ और करा लें। अच्छा, ये चीज़ें इधर चलती रही, तभी एक और उड़ती उड़ती खबर आई, और ये खबर ये थी कि जहाँ की ये लोग रहने वाले थे, बनवारी लाल और राकेश जहाँ के रहने वाले थे अलीगढ़ के, उसी गांव के एक शख्स जिसका नाम कलुआ उर्फ राजेंद्र था, वो भी उसी तारीख को गायब हुआ जिस तारीख को राकेश की लाश मिली। अब इधर पत्नी गायब, उधर पति की लाश का मिलना, और उधर एक और शख्स गांव का गायब हो जाना। अब पुलिस वाले एक तरह से उलझते जा रहे थे कि ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है। चूँकि गायब 3 लोग हैं, कायदे से कहें तो गायब 5 लोग हो चुके हैं, लाश केवल एक की मिल रही, तो बाकी 4 लोग हैं कहाँ। तो फिर अब पुलिस वाले जब उलझ रहे थे और जांच पड़ताल का कोई जरिया मिल नहीं रहा था, तो फिर पुलिस वालों को लगा कि एक काम करते हैं, जो लाश मिली है एक बार उसका डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। अगर डीएनए टेस्ट करवा लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये लाश आखिर राकेश की ही है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाश कलुआ की है। लिहाजा पुलिस वाले, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बिस्रा वगैरह सुरक्षित रखा गया था, तो उस बिस्रा रिपोर्ट का इस बनवारी लाल से, उधर कलुआ के पिता से एक तरह से जब मिलान करवाते हैं, तो जो रिजल्ट निकल के सामने आया, वो रिजल्ट बड़ा चौंकाने वाला था। दरअसल ये डीएनए जो था वो बनवारी लाल से ना मैच होके बल्कि कलुआ के पिता से मैच हो जाता है, यानी ये जो लाश थी वो कलुआ की थी। अब जैसे ही ये लाश कलुआ की निकली तो फौरन अब सवाल यही था कि राकेश कहाँ है, और राकेश अगर गायब है तो फिर पिता ने लाश की पहचान कैसे कर ली। अब तमाम सवाल थे और जवाब केवल बनवारी लाल दे सकता था। इधर जब पुलिस वाले कलुआ के घर पहुंचे कि कैसे गायब हुआ, तो फिर उसमें भी पता चला कि कलुआ को इसी राकेश ने बुलाया था कि कहीं रिलेशन में चलना है, किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है। अब ये तमाम चीज़ें कड़ी दर कड़ी जब जुड़ती चली गई, साल भी धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। साल 2018 से ये कहानी शुरू हुई थी, साल 2020 आ जाता है, और साल 2020 में जब सारी चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं राकेश और उसके पिता बनवारी लाल कुछ साजिश जरूर कर रहे हैं, तो राकेश तो गायब था, तो फिर पुलिस वाले बनवारी लाल तक पहुंचते हैं और उसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके थाने लाते हैं, और थाने लाने के बाद सिलसिलेवार तरीके से जब पूछताछ करते हैं, तो चूँकि बनवारी लाल खुद पुलिस वाला पहले रह चुका था, तो इसे पता था कि जब पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं तो पूछताछ के लिए और बात निकलवाने के लिए किस हद तक अब पुलिस वाले जाएंगे। तो फिर ज़्यादा देर तक ये इधर उधर बातें नहीं करता, और अंत में टूटता है, और टूटने के बाद बस एक बात बोलता है कि साहब राकेश जिंदा है, राकेश जिंदा है, और राकेश ने ही इस कलुआ का मर्डर किया, और राकेश ने ही अपनी पत्नी और अपने बच्चों का भी मर्डर किया है। अब इसके पीछे जब कहानी पूछते हैं तो फिर पिता कुछ बताने से इनकार करता है और कहता है कि इसके बारे में तो बस राकेश को पता। अब फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि राकेश आखिर है कहाँ, 3 सालों से एक गायब कहाँ है। इसमें फिर पुलिस वालों से पिता कहता है कि साहब इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि किसी रूबी नाम की लड़की से वो प्यार करता था, और ये रूबी भी इस समय आगरा में एक पुलिस कांस्टेबल है और उस पद पे तैनात है, इस समय ऑन द सर्विस है। तो अगर कुछ पता होगा तो इस रूबी को पता होगा, बाकी मुझे ज़्यादा नहीं पता कि ये कहाँ है। अब पुलिस वाले उस रूबी के बारे में जब पिता से पूछते हैं तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाता, बस उस रूबी का
नंबर पुलिस वालों को दे देता है। अब रूबी का जब नंबर मिला तो फिर पुलिस वालों को लगा कि जो शख्स 3 साल से गायब है, अगर हम उसके बारे में रूबी से पूछेंगे तो रूबी अगर कुछ बता भी देगी तो वो शख्स फिर अपनी लोकेशन चेंज कर देगा और फिर ये मामला वहीं का वहीं उलझा रह जाएगा। इसीलिए पुलिस वाले सारी जांच पड़ताल को एकदम बंद कर देते हैं और बस सर्विलांस लगा के रूबी के नंबर को बारीकी से चेक करते हैं। रूबी के नंबर को बारीकी से चेक करते हैं तो रूबी के नंबर पे एक फ़ोन था जो बहुत बार आ रहा था। अब पुलिस वालों को लग गया कि हो ना हो यह नंबर राकेश का ही है, लेकिन जब उसकी डिटेल निकलवाई गई तो पता चला कि यह नंबर तो किसी दिलीप शर्मा का है और यह नंबर इस समय हरियाणा में एक्टिव। अब पुलिस वालों को लगा कि ये क्या माजरा है, लेकिन फिर भी पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो पुलिस वाले अब उसी नंबर के पीछे पड़े रहे और अंत में फिर उस नंबर के तह तक पहुंचते हैं और उस शख्स को गिरफ्तार करते हैं, दिलीप शर्मा को, जिसका यह नंबर था। लगभग साल 2021 के जुलाई अगस्त महीने में फॉलो करते 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 जीरो इन करते करते सर्विलांस लगाते लगाते 2021 के जुलाई अगस्त महीने में जब इसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जब थाने लाया गया तो फिर ये शख्स जब इसको बनमोती लाल देखता है तो वो तो चिल्ला के कहता है कि साहब यही मेरा दामाद राकेश है। अब पुलिस वालों के सामने अजब मुसीबत थी कि मोतीलाल कह रहा है कि ये राकेश है और सामने वाला शख्स कह रहा है कि ये दिलीप शर्मा है, बाकायदा अपना आधार कार्ड वगैरह दिखा रहा है। अब फिर ये माजरा क्या है और इस माजरे की खुलासा कैसे हो, तो फिर पुलिस वाले अब इस शख्स से और मोतीलाल से जब सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ करते हैं तो अंत में ये शख्स भी टूट जाता है और टूटने के बाद इतनी खौफनाक कहानी इसने सुनाई जिसकी शायद पुलिस वालों को और शायद मुझे भी कोई उम्मीद नहीं थी। दरअसल जो राकेश था शादी से पहले ही किसी रूबी नाम की लड़की से प्यार करता था। अब रूबी से प्यार करता था, उसके बावजूद भी इसने रत्नेश से शादी की। शादी के बाद इसके बच्चे हो गए, लेकिन अब भले ही शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन इसके दिल और दिमाग में बस वही रूबी छाई हुई थी। अब रूबी से ये प्यार करता था, उससे बातें करता था। थोड़े टाइम तक तो इसको लगा कि ठीक है ये रिश्ता भी रहेगा वो रिश्ता भी रहेगा, लेकिन साल 2018 आते आते अब इसे लग गया कि अगर मैं रूबी से शादी नहीं करूँगा तो रूबी की शादी कहीं और किसी और से ना हो जाए। अब मैं तो जैसे तैसे ये रिश्ता निभा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं शादी के बाद रूबी ये रिश्ता निभा पाए या ना निभा पाए, इसलिए अब मुझे खुद रूबी से शादी करनी है। अब रूबी से शादी करनी है तो बच्चों और पत्नी का क्या हो, ऐसे तलाक भी नहीं दिया जा सकता, कोई रीज़न दिखाना होगा। इसीलिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे न पत्नी का कुछ पता चले ना ही बच्चों का। तो फिर क्या करें, इसी प्लान के तहत ये 14 फरवरी साल 2018 को अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को घर के नीचे बेसमेंट में बुलाता है। कहता है कि आओ बच्चों कुछ काम है, अपनी पत्नी को भी बुलाता है। अब जैसे ही बच्चे और पत्नी पहुंचते हैं फ़ौरन एक लोहे की रॉड से अपने बच्चों पे अपनी पत्नी पे हमला करता है। उसी रॉड से कुचल के बच्चों को और पत्नी को मारता है। मारने के बाद ज़मीन को खोदता है, बच्चों को और पत्नी की लाशों को वहाँ दफन करता है। दफन करने के बाद फिर बाकायदा प्लास्टर कर देता है। प्लास्टर करने के बाद फिर कुछ दिन इंतज़ार करता है कि एकदम प्लास्टर अब सूख जाए। उसके बाद फिर अपनी ससुराल वालों को फ़ोन करता है और बताता है कि कैसे उसकी बीवी गायब। अब इधर ससुराल वालों को थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है, तो जब डाउट होता है तो ससुराल वाले इसके खिलाफ़ मुकदमा कर देते हैं। अब इसे लगा कि मुकदमे के चक्कर में फंसने के बाद अगर मैं शादी करूँगा तो फिर मामला फंस सकता है, तो फिर क्या करें। तो फिर प्लान यही बनता है कि काम करते हैं, अपने जैसे किसी शख्स को मार देते हैं और अपने आप को मरा दिखा देते हैं। घर वाले प्लान में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद फिर घर वाले लाश की पहचान कर लेंगे। उसके बाद फिर मामला रफा दफा। इसलिए फिर अपने ही जैसे दिखने वाले एक शख्स की तलाश शुरू करता है और ये तलाश इसी के गांव में शुरू होती है, राजेंद्र के रूप में। राजेंद्र इसके ही उम्र का, इसका ही दोस्त था, इसके जैसे दिखता था। ये बाकायदा राजेंद्र को फ़ोन करता है और कहता है कि किसी रिश्तेदार के यहाँ चलना है और तुम चलो, तुम गाड़ी चलाना, मैं बैठा रहूँगा। अब वो बेचारा मान जाता है। मानने के बाद फिर ये उसको लेके निकलता है, कासगंज के उस थाने में पहुँचता है और वहाँ पहुँचने के बाद जब मारूपुर गांव में पहुँचता है तो वहाँ पे फिर गाड़ी रोकता है। रोकने के बाद फिर ये शराब पिलाता है और शराब पिलाने के बाद फिर बाकायदा उसका कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद फिर यही दिक्कत थी कि अगर हाथ के पंजे या फिर पैर के पंजे या फिर सर मिल गया तो फिर कहीं फिंगरप्रिंट वगैरह से पहचान न हो जाए। इसीलिए इसने गर्दन, हाथ, पैर, सर काट के अपने साथ कहीं और छुपा देता है और लाश को अपने कपड़े और अपने आई कार्ड
पहना देता है ताकि लाश की जब पहचान हो तो सारे लोग पहचान कर लें कि ये मरने वाला राकेश ही है। अब इस प्लान में बाकायदा इसका पिता, इसका भाई, इसकी माँ, ये सारे लोग शामिल होते हैं। ये कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद फिर बाकायदा भाग जाता है हरियाणा में अपना एक फर्जी आई कार्ड बनवाता है, अपना एक आधार कार्ड बनवाता है दिलीप शर्मा नाम से, और वहाँ पे राजमिस्त्री के रूप में काम करने लगता है। 3 सालों तक यह लगातार गुमनामी की ज़िंदगी जीता है। 3 सालों तक लगातार एक नए नाम, एक नए पहचान के साथ ही अपनी अलग ही दुनिया में मस्त। लेकिन जिसकी वजह से इसने सारे काम किए, उससे ये लगातार बात कर रहा था, उससे लगातार संपर्क में था, और उसी से एक बार जब ये मिलने जा रहा था तो उसी दौरान पुलिस वाले इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अब पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं तो फिर 3 सालों बाद उस नोएडा के उस घर में जाते हैं। जाने के बाद फर्श तोड़ के जब खुदाई करवाते हैं तो 4 कंकाल, माफ़ कीजिएगा 3 कंकाल वहाँ से निकलते हैं। इसके बाद फिर ये मामला कोर्ट में गया। फिर कोर्ट में ये मामला भी विचाराधीन है। जब सज़ा होगा, जो चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि अमेरिका ने जो जापान पे बम गिराया था वो कौन सा बम था। तो दरअसल जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, इस बम के गिराने के पीछे जो कहानी थी, 1939 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, जापान और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अमेरिका के ऊपर जापान पूरी तरह हावी, और 2 सालों बाद, यानी विश्व युद्ध स्टार्ट होने के 2 सालों बाद, साल 1941 में अमेरिका के एक बेस कैंप पे, एक सेना का बेस कैंप था, उस पर जापान हमला करता है। और इस हमले में अमेरिका के बहुत सारे जवान शहीद हो जाते हैं। अब जब ये जवान शहीद हुए तो फिर अमेरिका के मन में खुन्नस थी कि खून का बदला खून से ही होगा। और जिस तरह से हमारे जवान मरे हैं और जिस हिसाब से हमारे पब्लिक में मातम पसरा है, उसी तरह का मातम, उसी तरह का दर्द जापान को देना है। और ऐसा दर्द कि शायद कई पीढ़ियाँ इस दर्द को झेलें। इसीलिए बाकायदा 2 परमाणु बम, जिसमें से एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। लिटिल बॉय और फैट मैन 6 अगस्त साल 1945 को पहला बम गिराया जाता है हिरोशिमा पे। लगभग 8 बजे का वक्त था। ये बम गिरता है। गिरने के बाद लगभग 30 किलोमीटर तक तो काली वर्षा होती है। इस वर्षा से न जाने, लगभग मान के चलिए कि 80 से 90 हज़ार लोग ऑन द स्पॉट मरे थे। न जाने कितने ऐसे लोग थे जो बुरी तरह झुलस गए थे। कईयों की आँख की रोशनी चली गई थी। कई ऐसे थे जो अपाहिज हो चुके थे। अब इस घटना से, इस बॉम्बिंग से जापान अभी थोड़ा बहुत उभरा ही था। 1-2 दिन बीते ही थे कि 9 तारीख को फिर से नागासाकी पे एक और बम गिराया जाता है। और ये बम भी ठीक उसी तरह का था, ठीक उसी तरह का नुकसान होता है। और इस बम, जो दोनों बम गिराए गए थे, इन बम का जो असर है वो कई दशकों तक रहा। कई बच्चे ऐसे थे जो बिना हाथ पांव के पैदा हुए। एक खरगोश तो मैंने खुद देखा था, उसके कान तक नहीं थे। कई बच्चे ऐसे पैदा हो रहे थे जिनकी आंखें नहीं थी, जिनके चेहरे अजीब तरीके से थे। और ये उस बम और उनके निकलने वाले रेडिएशन का ही असर था। और शायद ये रेडिएशन और ये असर आज भी कुछ कुछ पीढ़ियों में देखने को मिलती है। तो इस सवाल का जो सही जवाब दिया है वो जवाब है MKS फाइनेंस जी हैं, अवंती होरो जी हैं, भारत बिजनेस गुरु जी हैं, जुल्फ़ी हैदर जी हैं, और कस्तूफ जी हैं, और महेंद्र जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, राजेश शॉ जी हैं, जाकिर शैफी जी हैं, संगीता वाजपेयी जी हैं, जोसेफ जी हैं, अशरफ खान जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, विकास शर्मा जी हैं, श्री राम जी हैं, सैयद जी हैं, ये सऊदी से हैं, और सकत्तर सिंह जी हैं, और शिवबख्श सिंह जी हैं, ये बाराबंकी से हैं, श्याम सुंदर सोनी जी हैं, मध्य प्रदेश से, और हबीब खान जी हैं, भिंड से, और प्रकाश सुनार जी हैं, विमल कुमार जी हैं, पुनीत ब्लॉक्स जी हैं, नरेंद्र वांधे जी हैं, रीता जी हैं, और गौरव शर्मा जी हैं, मिस्टर अकी जी हैं, उम्मीद कुमार, सुखबीर सिंह, दीपक जाटराना। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज का जो सवाल है वो भी इसी घटना से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस घटना में भारत की सेना का भी एक रोल रहा है। तो वो रोल क्या था, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो, यानी जो ये विश्व युद्ध चल रहा था, इस विश्व युद्ध में भारत की सेना भी कुछ अपना एक योगदान दे रही थी। तो योगदान क्या था, किसके कहने पे था और क्यों था, और इसमें बड़ा विवाद भी हुआ था। तो आपके इसके बारे में कुछ पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद,